हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश मैक्स। 2 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक जिस दिन होली खेल रहे थे आप लोग, और उसके एक दिन मतलब कल वाला दिन। आज से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप चलता रहे हमारा काम। और उम्मीद है आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी, बढ़िया स्वस्थ और खुशी वाली होली रही होगी, किसी को चोट चपेट नहीं लगी होगी और इस समय सब लोग एकदम फ्रेश मूड में होगी। एक इस तरह का रिक्रिएशन ज़रूरी होता है बीच में, लगातार पढ़ते पढ़ते एक आध दिन का रेस्ट चाहिए। आप एकदम से पूरी तरह से रिफ्रेश मूड में सामने आ गए होंगे। तो इस समय हम लोग कर क्या रहे हैं ये तो पता ही है। हम लोग इस समय कर रहे हैं कि CPO-SI 2022 का प्रीवियस पेपर का डिस्कशन, और 2023 वाला हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो अब चूँकि एग्ज़ाम आ गया है, मई में ही है, मतलब अब ये मार्च गया समझो, अप्रैल का पूरा महीना बच रहा है। तो तैयारी पर एकदम से जुट जाओ। अगर आप दूसरे किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी CPO के पेपर कर लो, क्योंकि CPO के पेपर का भी एक लेवल होता है। पहले दिन आप लोगों ने किया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। तो प्रीवियस पेपर डिस्कशन में आज हम लोगों का जो डिस्कशन है 2022 वाला का, वो है 3 वाला, ठीक है। और हम लोग कर रहे हैं 9 नवंबर का आज शिफ्ट है 2 शिफ्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो PDF सॉल्व कर ही लिया होगा। अब आज चलो शुरू करते हैं 3rd वाले का डिस्कशन, फिर 6 और बचेंगे, उसके बाद फिर नई चीज़ शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये किससे है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखो बिहेवियर भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, मतलब एनाटॉमी हो गई। अगर किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, बॉडी की संरचना पढ़ रहे हो तो एनाटॉमी हो गई। फिजियोलॉजी क्या हो जाता है? शरीर के अंग कैसे काम करते हैं, हाउ डज द पार्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शन, कैसे वो काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, किस वर्ग के हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एनिमल का कहाँ किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ी जाती हैं बेटा? ये सारी चीज़ें जूलॉजी में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। क्या हो गया? जूलॉजी। तो ये रहा आपका आंसर, जूलॉजी। आंसर तो ये हो गया। बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं चलो उनसे भी निपट लेते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी है तो पुरातत्व विज्ञान। अब आप कहोगे पुरातत्व क्या होता है? अगर साइंस वाले होगे तो शायद जानते तो तब भी होगे पुरातत्व वाले, इतिहास वाले होगे तब भी पुरातत्व वाले, नहीं तो GS वाले तो हो ही ना। पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व क्या होता है? साइंस की या हिस्ट्री की वो ब्रांच है, दोनों ही इसमें। मतलब पुरातत्व में आधी साइंस है आधी हिस्ट्री है, मेथड साइंटिफिक है और जो स्टडी करते हैं वो हिस्ट्री है। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान है। इसमें जैसे एंशिएंट साइट्स हैं, सपोज करो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, तो उसमें जो चीज़ें पाई गई हैं उनको साइंटिफिक ढंग से स्टडी की जाती है। वहाँ पे कहीं खुदाई होगी, वहाँ जो चीज़ें मिलेंगी, जो एविडेंस मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ उस समय की हिस्ट्री डिसाइड की जाती है। वहाँ की क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा होगा, क्या सोशल स्ट्रक्चर रहा होगा, कैसा रिलीजियस स्ट्रक्चर रहा होगा, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी क्या रही होगी, ये अनुमान लगाते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या इंडस के पहले वाले जैसे पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग जो जानते हैं, वो स्टोन एज के बारे में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब पुरातत्व के बेस पर है। चलिए, तो ये पुरातत्व आप समझ गए क्या हो गया, आर्कियोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होती है? पेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक। रॉक्स मतलब अब वो क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है, किस तरह की रॉक है, कैसी उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, लिथोलॉजी, ठीक है। लिथोलॉजी और पेट्रोलॉजी ये करीब करीब सेम ही है, ठीक है। अब आया इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बताने की जरूरत नहीं, पारिस्थितिकी है। कोई भी जीव जंतु अपने पर्यावरण, अपने आसपास के वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट करता है, वो इकोलॉजी के तहत आता है, ठीक है। तो हम लोग चारों चीज़ें जान गए। अच्छा, एक चीज़ अभी हम लोगों को, मुझे शुरू में ही बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मैं बात कर ले रहा हूँ। एक चीज़ हमको बताना आप लोग, जैसे मैं अभी तक तो जो वीडियोस डाल रहा था उसमें पंखा चला के नहीं डाल रहा था, जाड़े का समय था तो पंखा बंद करके चल रहा था। अभी इस समय क्या होगा कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है और मच्छर भी परेशान करते हैं, मच्छरदानी में बैठ के तो पढ़ा नहीं सकते हैं।
तो मैंने पंखा बहुत धीमी स्पीड में पंखा चला लिया है और कमरे में पंखे की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ वीडियो में जा रही है। आप लोगों को ये जो बैकग्राउंड पंखे की आवाज़ है क्या वो डिस्टर्ब कर रही है? अगर डिस्टर्ब कर रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि सर आवाज़ बैकग्राउंड साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं कल से फ़ैन बंद करके पढ़ा दिया करूँगा। 1 घंटे मतलब चल जाएगा बिना पंखे के भी। और अगर इससे कोई ख़ास डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो या कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा हो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, तो मैं मतलब इतने तेज़ मतलब इतना धीमा सा है, 2 नंबर पे चल रहा है पंखा, तो मैं इसमें फिर पढ़ाना कंटिन्यू रखूँगा। तो अपनी बात बताना हमको ज़रूर कि क्या बैकग्राउंड पंखे की जो साउंड है वो डिस्टर्ब कर रही है या नहीं कर रही है, याद रखना। और अभी की अभी बता दो मुझे, इसी से मैं कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन किसका है? साइनोनिम का क्वेश्चन है। किसका साइनोनिम बताना है? पेरिल का। तो ज़रा पेरिल का मतलब समझ लो। पेरिल का मतलब क्या होता है? खतरा होता है। तो खतरे के लिए एक वर्ड क्या हम लोग यूज करते हैं? डेंजर यूज करते हैं। दूसरा वर्ड क्या यूज करते हो आप? रिस्क यूज कर सकते हो, ठीक है, रिस्क यूज कर सकते हो। काम चलाऊ वर्ड है ये, बहुत बढ़िया नहीं है। और एक वर्ड आप और यूज कर सकते हो पेरिल के लिए, हज़ार्ड, HAZARD, ये होता है पेरिल, ये भी खतरा होता है। एक वर्ड थ्रेट जो यूज करते हो धमकी के लिए, तो थ्रेट खतरे के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। एक वर्ड और है जॉपर्डी, ठीक है, ये जॉपर्डी भी हम लोग यूज करते हैं खतरे के लिए ही। तो अब इतने ढेर सारे हो गए, बस करो, बहुत हो गया। इसमें से कोई एक मिल जाएगा, नहीं आएगा तो कोई और बताएंगे। तो डाउट तो हो नहीं सकता, पेरिल का साइनोनिम डेंजर देखो दिया ही है, मैंने पहले ही लिखा था। आप सोच रहे होंगे कि अपने देख कर ही बताया था। हाँ, देख तो मैंने लिया था कि डेंजर दिया है, लेकिन अगर मैं सीधे बता देता तो ये बाकी जो वर्ड्स थे वो नहीं बता पाते, इसलिए मैं पहले इग्नोर किया था, आंसर नहीं इधर देखेंगे। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा होता है, तो ये तो एंटोनिम टाइप में आ जाएगा। सेफ्टी उसका ठीक एंटोनिम हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो गया, तो साइनोनिम इसका क्या हो गया? डेंजर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान देना, जब स्पेल्ड लिखा हो तो ये देख लेना इन लिखा है कि नहीं लिखा है। हालांकि अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं सब इनकरेक्टली वाले ही थे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, किसी भी समय वहाँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रख सकते हैं। और अगर आपकी इनकरेक्टली की आदत पड़ जाती है तो धोखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। परस्पिकस यहाँ पे लिखा हुआ है। परस्पिकस जो है ना, इसकी स्पेलिंग भैया है गलत, तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? पहले ये देखो, PERS, ये पर्स ये होना है, ठीक है। उसके बाद PI होगा, ठीक है, ये भी सही है, PI होगा। PI के बाद COUS हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा? C के बाद U भी लगना चाहिए, CU होगा फिर OUS होगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ क्या लिखा है? CU के बाद I लगा दिया है, ये जो I लगाया है वही गड़बड़ हो गया, वरना तो सही था। तो परस्पिकस का मतलब क्या होता है? परस्पिकस का मतलब होता है ल्यूसिड। कभी आ जाए मीनिंग में तो ध्यान रखना, ल्यूसिड होता है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? इजी टू अंडरस्टैंड। भाषा जो है किसी भी, ये लिटरेचर का वर्ड है, पोइम वगैरह कभी कभी क्या होती है, बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी जाती है। तो अगर ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी है तो वो क्या होगा? इजी टू अंडरस्टैंड। इफ़ एनीथिंग इज रिटन इन ल्यूसिड लैंग्वेज, मतलब दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये बहुत आराम से समझ में आने लायक है। उसको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बार बार डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परस्पिकस होता है। पर्वे का क्या होता है? ये पर्वे, पूर्वी मत पढ़ना ना, CID की पूर्वी नहीं हो, ये पर्वे लिखा हुआ। तो पर्वे का क्या मतलब होता है? पर्वे का मतलब होता है कोई चीज़ अरेंज करना। ये खास तौर से परिवार के लिए, फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है। घर में एक आदमी ऐसा होता है जो घर के और सदस्यों के लिए रोजी छोड़ो, रोटी खाने पीने का या ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम करता है, तो उसी को हम लोग पर्वे कहते हैं। या प्रोवाइड भी, जो नेसेसरी चीज़ें हमको उपलब्ध कराता है वो चीज़ हो गई। परयूज क्या होता है? PERUSE, परयूज। व्हाट डू यू मीन बाय परयूज? देखो, परयूज का मतलब होता है ना कि ये होता है स्टडी बहुत केयरफुली। देखो, हमने तो अंग्रेजी का सत्यानाश कर दिया। स्टडी या रीड, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो और बहुत अटेंटिवली पढ़ रहे हो, बहुत केयरफुली पढ़ रहे हो, तो बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से पढ़ रहे हो, तो ये होता है परयूज करना। और प्रिवेट करना मतलब क्या होता है? प्रिवेट मतलब व्याप्त होना, कोई चीज़ कहीं पर छाए हुए है तो उसको कहते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे देश में दहेज की एक सामाजिक बुराई परवेड करती है, मतलब कि वो व्याप्त है, छाए हुए एक ऐसी बुराई जो हर जगह देखने को मिलती है, ये हो गया। तो आपको चारों वर्ड्स का मतलब मैंने बता दिया। वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे वर्ड हैं, आगे वो पूछे जाने लायक हैं, ठीक है।
तो ये इसके पहले भी आ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है, रिपीटेड है और आगे भी पूछा जाने का चांस है, इसमें पूछा जाने का पूरा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर आपको पता चल गया, 1 वाला, उसी की स्पेलिंग गलत है और उसकी क्या सही स्पेलिंग होगी ये भी मैंने आपको बता दिया था, तो अब कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम क्या है, इसमें फिर बताना है आपको साइनोनिम, किसका बताना है, एरोडाइट का मतलब बताना है आपको। तो एरोडाइट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, ठीक है। तो एरोडाइट का मतलब जानते हो, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति होता है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बहुत नॉलेज है, बहुत विद्वान है। तो विद्वान का कोई और वर्ड ले सकते हो, स्कॉलरली ले सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, साइनोनिम हो गया स्कॉलरली, आंसर भी हो गया। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्तेजित, बहुत ही उत्साहित होता है आदमी, वो लग जाता है। इम्प्रेसिव का मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है, जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो ये इम्प्रेसिव हो गया। और रही बात ये लेजी का, तो लेजी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मीनिंग ये जानते हो। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहाँ क्या करना है आपको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, यहाँ देखो लिखा, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, किसी उपलब्धि के लिए आप कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं, उसके लिए हम लोग जो किसी को ऑनर देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो चारों वर्ड देखो, एक लिखा है प्ले कार्ड, तो प्ले कार्ड का मतलब जानते हो, एक वर्ड सुना होगा मैनिफेस्टो, ठीक है। आजकल चुनाव वगैरह आ रहा है तो सबके मैनिफेस्टो आ रहे हैं, ये क्या होता है, घोषणा पत्र होता है किसी का, तो प्ले कार्ड हो गया, मतलब समझ में आ गया। फिलहाल ये हमारा आंसर नहीं है। लॉरेल का मतलब क्या होता है, लॉरेल का मतलब यही होता है ऑनर, जो रिस्पेक्ट होता है, जो सम्मान वगैरह हम किसी को देते हैं, तो वही है लॉरेल हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। और पार्टी देखो, किसी का कोई अचीवमेंट होता है तो पार्टी तो लोग देते ही हैं उसको, तो लेकिन पार्टी यहाँ पे हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। और गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देखो किसी अचीवमेंट के लिए गिफ्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए सम्मान होता है, ठीक। आंसर लॉरेल पे चला जाना, आप लोग अपने मूड में ना जाना कि अचीवमेंट मिली है तो पार्टी दो या गिफ्ट दो, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में भी साइनोनिम है। साइनोनिम किसका, इम्पास है। इम्पास का मतलब क्या होता है, देखो ये वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा गया है, आज साइनोनिम में आ गया है, लेकिन ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत फेवरेट वर्ड है, बहुत बार पूछा है। बंद गली, गाली मत समझना उसको, बंद गली है। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रीट है, ठीक है, ये एक स्ट्रीट है, तो कभी कभी होता है ना स्ट्रीट खुली होती है, यहाँ से भी एक सड़क जा रही है, ठीक है, और इधर से भी एक सड़क जा रही है, तो ये क्या होता है, ओपन स्ट्रीट हो गई। अच्छा मान लो, सपोज करो, मैं आपको ये देख लिए ना, ये क्या है, ये स्ट्रीट क्या है, एकदम से ओपन है, एक सड़क से लेकर के दूसरी सड़क तक आपको पहुँचा देगी, ठीक, ये क्लियर हो गया। अच्छा मैं इसी में से थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इतना हटा दे रहा हूँ, अब मैं इसको बना रहा हूँ नई डिजाइन की गली। तो सपोज करो ये गली यहीं पर बंद हो गई, ये इधर मकान बने हुए हैं, ठीक है, ये किसी का मकान है, ये किसी का मकान है, ये किसी का मकान है, इधर मकान है, और इधर भी सब क्या हो गए, सब मकान बने हुए हैं, ठीक है, कहीं कुछ खुला उला नहीं है, इधर भी मकान बने हुए हैं, ठीक। तो ये जो गली इधर जा रही है, ये क्या हो गई, यहाँ आके क्लोज हो गए, इससे आगे बढ़ने का चांस नहीं है। तो इसी तरह की गली को क्या कहते हैं, इम्पास कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो इसके लिए साइनोनिम क्या होगा, डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ने का मार्ग खत्म हो गया, तो ये डेडलॉक हो गया, आंसर हो गया आपका। और वर्ड है पीसफुल है, पीसफुल में अब समझ ही रहे हो, पीसफुल का मीनिंग क्या बताएं आप लोगों को, तो समझदार हो, इतना तो जानते ही हो। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो रिजॉल्व क्या होता है, संकल्प लेना, रिजॉल्व मतलब संकल्प करना, तो रिजोल्यूशन क्या हो गया, इसको हिंदी में अगर हम कहें तो ये हो गया संकल्प, एक तरह से दृढ़ निश्चय का पर्यायवाची समझो, फर्म डिटर्मिनेशन हो गया। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सौहार्द, अब कहोगे सौहार्द तो और कठिन है, सामंजस्य, तालमेल, एक परिवार जिसमें हर सदस्य एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे की केयर करता है, एक ऐसा समाज जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, वो हार्मनी कहा जाता है, उसी को कहते हैं हार्मनी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, बाकी सारी चीज़ें आपके काम की थी वो सब ध्यान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम, किसका एंटोनिम बताना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो नो आइस लिखा हुआ है। नो आइस का देखो, अभी मैं जो सीधी मीनिंग है वो बता दूं आप लोगों को, नौसिखिया एक वर्ड होता है,
नौसिखिया क्या होता है जानते हो? जैसे जब आप लोग छोटे रहे होगे, साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जब शुरू लेके गिरते थे रोज़ एक बार, वो नौसिखिया है जब सीख रहे थे। मतलब अनट्रेंड हो, एक्सपर्ट नहीं हो, यही हुआ ना, अनएक्सपीरियंस्ड। सिचुएशन पढ़ के देखते हैं कहीं कोई और मीनिंग तो नहीं निकल रही है। तो देखो लिखा है कि दिस इज रियली एन अट्रैक्टिव पेंटिंग। ये वास्तव में बड़ी अट्रैक्टिव पेंटिंग है, मेड बाय द नोवाइस आर्टिस्ट। तो नोवाइस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है, मतलब वही है अनएक्सपीरियंस्ड, और नौसिखिया नए आर्टिस्ट ने। मेच्योर एक वर्ड दिया हुआ, मेच्योर का मतलब परिपक्व हो जाता है, एक्सपर्ट और 2 वर्ड दे दिए पॉजिटिव सेंस के। स्टाइलिश का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब बहुत ही फैशनेबल। अप्रेंटिस का इज अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटोनीम है ना, नहीं 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 नहीं, एंटोनीम नहीं होगा। अप्रेंटिस का मतलब भी होता है जो सीख रहा हो, ठीक है ना, अभी लर्नर है, सीखने वाला। अप्रेंटिस कब करते हैं? आप किताब में स्कूल से पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद किसी फैक्ट्री वगैरह में जो पढ़े हैं उसको सीखते हैं, तो ये सीखने वाला हो गया। तो ये अप्रेंटिस एक्चुअली एंटोनीम नहीं, साइनोनीम हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं तो हमको मैच्योर और एक्सपर्ट 2 एंटोनीम मिल रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों में वेटेज देखो, तो जो मैच्योर वर्ड लिखा जाता है, मैच्योर क्या होता है? परिपक्व के लिए लगाया जाता है, खासतौर से उम्र और बुद्धि के लिए लगाया जाता है। कोई आदमी जिसकी बुद्धि या जिसकी समझदारी बहुत अच्छी होती है, उसको हम कहते हैं बड़ा मैच्योर माइंड आदमी है, बहुत मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, ठीक है। हालांकि ये भी तभी आता है जब आदमी को एक्सपीरियंस वगैरह होता है तो मैच्योर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है ना, एक्सपर्ट लिखे हैं, और यहाँ लिखा है आर्टिस्ट है। तो आर्टिस्ट के रेफरेंस में देखा जाए तो आर्टिस्ट क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, मैच्योर नहीं, ठीक है। मैच्योर आर्टिस्ट और एक्सपर्ट आर्टिस्ट में सबसे सुटेबल कौन है? एक्सपर्ट है। और एसएससी का भी यही आंसर था, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। अगर एक्सपर्ट ना लिखा होता तो वी कुड गो विथ मैच्योर, तब हम जा सकते थे। इसके लिए फिलहाल वो एक्सपर्ट की प्रेजेंस में मैच्योर टर्म सुटेबल हो गया। आई थिंक अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग। देखो आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कहीं इनकरेक्ट करेक्ट का ध्यान रखना। करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताओ इसमें से। अच्छा, इसमें चूंकि चारों वर्ड एक ही हैं, कैलेंडर ही लिखा है, तो और क्या हो ही सकता है? 4 की 3 स्पेलिंग तो करेक्ट हो ही नहीं सकती हैं, एक ही होगी करेक्ट। तो कैलेंडर की स्पेलिंग देखो क्या होता है, पहले यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको, CALEND हो गया, ठीक है। उसके बाद जानते हो क्या लिखता? AR, बस यही ध्यान रखना है आपको, लास्ट में AR होना चाहिए। क्लियर हो? चले, कौन सी स्पेलिंग सही हो गई? ये वाली सही हो गई, बाकी सब में गलती दिख रही होगी कि मैं दिखाऊं, ठीक है। कैलेंडर 2 में स्पेलिंग सही कर दिया है क्या? एक सेकेंड रुको आप लोग जरा, ठीक है। बाई मिस्टेक मुझे लग रहा है 2 में स्पेलिंग सही हो गई। ये कैलेंडर में तो ये गलत हो गया, ये और ये गलत हो गया, और दूसरे में CALENDAR है, तो ये वाला तो यू लगा दिया गलत, इसमें ALENDAR, ये 2 में स्पेलिंग सही कर दिया है। शायद आप लोगों को क्वेश्चन करने में मिस्टेक हो गई होगी, तो जिसको भी लगाए हो वो ठीक है। और ये जब मैं पेपर को कॉपी करके पेस्ट कॉपी करके करते हैं, कॉपी करके पेस्ट किया होगा, तो आई थिंक कि वर्ड पे ऑटो करेक्ट हो गया होगा ये, क्योंकि 2 को करेक्ट करने का मतलब फिर यही हो गया, ऑटो करेक्ट कर लिया होगा लैपटॉप ने, इसलिए गड़बड़ हो गई। फिलहाल आपको जो कन्फ्यूज़न या दिक्कत हुई होगी उसके लिए सॉरी, लेकिन अब क्या करें, ये एक तरह से भूल है। तो इसमें स्पेलिंग इसकी भी ठीक है, स्पेलिंग इसकी भी ठीक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और आई होप क्या, आई एम श्योर आप लोग समझदार हो, समझ गए होगे बात को। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 में, ही टुक अ हरीड ग्लैंस, उसने एक मतलब हरीड मतलब जल्दी जल्दी एक नज़र डाली, सरसरी नज़र डाली, और ऑन द न्यूज़पेपर। देखो बेटा, जब हम ग्लैंस डालते हैं ना, तो ग्लैंस किसी पर जब निगाह डालते हैं तो वो चीज़ होती है एट, ऑन नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये जो होता है ना, ग्लांस एट समथिंग होगा, तो ये जो ऑन है ना वो ऑन नहीं होगा। न्यूज़पेपर पर नज़र डाली, एट लगाना चाहिए यहाँ पे, तो ये जो ऑन लिखा है वो गलत हो जाएगा, एट हो जाएगा। ये फिक्स वाला होता है ना, जैसे गेज के बाद है, स्टेयर के बाद है, इन सब के बाद एट ही लगता है, हैव अ ग्लांस एट समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको पैसिव वॉइस बनानी है। किसकी बनानी है? देखो लिखा है द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग फॉर द 1 आवर।
तो ये पहले तो केप्ट देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होने का मतलब क्या होगा, वही रोज वाली कहानी, वाज वर्ब के साथ हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, चलो तो वी वर केप्ट, ये वी अस का वी हो गया, तो वी वर केप्ट, यहाँ हमको मिल गया वी वर केप्ट। ये हमको क्या लग रहा है, अभी यहाँ सही लगा देते हैं। वी केप्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा, वी कीप एक्टिव वॉइस हो जाएगा, वी आर कीपिंग एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे की ग्रामर गलत हो गई है कि ऑप्शन, अब इसको बड़ा कर दे रहा हूँ अभी डर लग रहा था ना तो नहीं लगाए थे पूरा, लेकिन अब बड़ा कर दे रहा हूँ उसको कि यही वाला सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड दिया है, इसका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर कॉशस, वो क्या है, बड़े ही कॉशस हैं, बड़े सतर्क हैं अबाउट देयर कार, अपनी कार के लिए। एज मतलब क्योंकि इट्स डोर इज ब्रोकन, क्योंकि उनकी कार का दरवाज़ा टूटा हुआ है। तो देखो दो तरह के इट होते हैं, एक ये वाला इट्स होता है और एक ये वाला इट्स होता है। ठीक है, तो ये वाला जो इट होता है जिसमें यहाँ ऊपर कामा लगा होता है, ये वाला, तो इसका मतलब होता है ना ये इट इज होता है। ठीक है, और ये जो वाला इट्स है ये पजेसिव है इट्स की। ठीक है, इट की क्या है, पजेसिव, जहाँ है ना इसका दरवाज़ा, इसका दरवाज़ा मतलब क्या हुआ, पजेसिव सेंस हमको लेना चाहिए था, तो हमको ये वाला इट्स लगाना है। यहाँ पे इस वाले इट्स की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ डोर इज ब्रोकन तो नहीं कहोगे ना, इट्स डोर, इसका दरवाज़ा टूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इट, यहाँ डोर इज भी लगाओगे, यहाँ इट इज भी होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर सही क्या होगा, एज इट्स, तो ये एज इट इज तो होगा नहीं, क्या होगा, एज इट्स होगा। हमें ये वाला इट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे वही वाला इट्स लगा दिया तो होगा ही नहीं, तो फिर दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम बताना है किसका, कोलोक्वियल का होता है। कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, बोलचाल की भाषा। ठीक है, क्या होता है, बोलचाल की भाषा होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी आपको यहाँ बैठ के, लखनऊ में बैठ के पढ़ा रहे हैं, खड़ी हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ कुछ बीच में अंग्रेजी आ जाती है, लेकिन अभी मेरे गांव से मेरे किसी गांव वाले का फ़ोन आ जाए, मेरे घर से किसी का फ़ोन आ जाए, तो अभी हमारी बातचीत जानते क्या हो जाती है, एकदम हमारे गांव वाली भाषा में चली जाएगी। जैसे गांव में लोगों से बात करते हैं बोलते, तो वो क्या होती है, वो कोलोक्वियल लैंग्वेज होती है, बोलचाल के आपस में, जहाँ पे हम अनौपचारिक ढंग से बात कर लेते हैं, जहाँ हम इनफॉर्मल ढंग से बात कर लेते हैं, वो कोलोक्वियल लैंग्वेज होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो बोलचाल की भाषा है ये, तो ये क्या होती, इनफॉर्मल होती है बोलचाल। अभी मैंने कहा था आप दोस्तों के साथ जैसे बतिया लेते हो, बुआ के साथ जैसे, मौसी के साथ जैसे, गांव में दादा दादी जो सब तमाम लोग हैं उनके साथ जैसे बतिया लेते हो, वो क्या होती है, कोलोक्वियल होगी। तो वो उनके साथ जब हम बतियाते हैं वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल होता है। तो ये तो इनफॉर्मल साइनोनिम हो गया। अब ये साइनोनिम हो गया तो फॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये रहा आपका एंटोनिम। अब रही बात, स्लैक मतलब क्या होता है, लूज होता है, ढीला ढाला होता है। जैसे आपने पैंट पहन रखी है और वो गिरी जा रही है कुछ दिन पहले इसी का फैशन था ना, लो वेस्ट गिरी जा रही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है अब गिरी तब गिरी, लेकिन गिरती नहीं थी। क्या छोड़ो, स्लैंग क्या होता है, स्लैंग जैसे हम लोगों का हिंदी में तत्सम और तद्भव होता है, वैसे ही कुछ कुछ तद्भव जैसा, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसको आप डिक्शनरी में मत मैच कराना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्लैंग तत्सम से जैसे तद्भव हो जाता है तो थोड़ा सा उसका रूप बिगड़ जाता है, वो स्लैंग होता है। जैसे अंग्रेजी में होता क्या है, चाची के लिए क्या होता है, आंट होता है। अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, चाची है, मामी है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आंट जो होता है ना, ये एक्चुअली वर्ड क्या है, आंट है, ये ओरिजिनल वर्ड होता है। तो उसको क्या होता है कि हम लोग हिंदी में चाची बोलते हैं, तो वो फील लाने के लिए, चाची वाली फील लाने के लिए आंट को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। जबकि आंटी कोई वर्ड नहीं होता, अंग्रेजी का वर्ड नहीं है ये। तो इसी को जब हम आंट को आंटी बना देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंग कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। हाँ, तो ये स्लैंग होती है। फिलहाल ये आंसर नहीं है यहाँ पर, मैं आपको मतलब बता रहा था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है नंबर 13। नंबर 13 में क्या इन्होंने कहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, वर्ड दिया इन्होंने स्ट्रेटन। स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, सीधा करना। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे ऐसे है और इसको पकड़ के क्या कर दिया, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, वो वाला होगा। तो फेंस चार दीवारी हो जाती है। क्राउचिंग, क्राउचिंग वही है, क्राउचिंग जब आप निशाना लगाने के लिए बैठ लेते हो। तो एंटोनिम हो गया ये। सरप्राइज के यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इनमी दुश्मन होता है, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे एक ही वर्ड है क्राउचिंग इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 14 नंबर पे।
14 नंबर पे आपको एंटोनियम बताना है, किसका? awkward का एंटोनियम बताना है, ठीक है। awkward देखते हैं। awkward मतलब क्या होता है? फूहड़ होता है, एकदम बेसहूर आदमी होता है। फूहड़ ये वर्ड सुना होगा। एक दिन मैंने और आपको लोगों को बताया था कि किसने किसने अपने लिए ये वर्ड सुने हैं। मम्मी पापा ने कभी ये वर्ड फूहड़ बेसहूर बोला है, तो जिसने जिसने सुना है वो बताए कि हमको फूहड़ कभी कहा गया था। हालांकि ये ज़्यादातर लड़कियों को मम्मी लोग यूज़ करती हैं, फूहड़ हो क्या एकदम से, तो उनके लिए आता है ये फूहड़ वर्ड, ठीक। तो फूहड़ का मतलब जिसको काम करने का ढंग नहीं पता, बेसहूर टाइप का होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है ना ये। और एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? एड्रॉइड का मतलब एकदम स्किल्ड होता है, मास्टर समझ लो एकदम किसी चीज़ का। तो अब ये फूहड़ है, ये स्किल्ड है, कुशल है, तो ये इसका एंटोनियम तो हो ही गया ना, कि और समझाएं आपको। तो ये हो गया एड्रॉइड का। स्किल्ड हो जाता है, डेफिशिएंट होता है, एडेप्ट होता है, बहुत सारे वर्ड हैं, डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। एक लिख दिया, बाकी सुन के लिखना। टेंडर नाजुक होगा, ये लगेगा नहीं। कार्डियल क्या होता है? बहुत ही हार्दिक। कार्डियल का मतलब ऐसे समझ ले तो ना, फ्रेंडली हो सकता है, बहुत ही क्या कहते हैं, एमिएबल हो सकता है आदमी, ठीक है, ये हो गया। और कैची मतलब बहुत आकर्षक, एक बार जिस पर निगाह पड़े वहाँ से निगाह हटे ही ना, तो कैची होगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नंबर 15 पे आ जाओ। क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय एनदर मतलब एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के का मर्डर कर देता है, उसकी हत्या कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? होमिसाइड। होमिसाइड मतलब ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन का मर्डर, ये होमिसाइड हो गया। अब डेमोसाइड क्या होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा डेमोसाइड क्या होता है। तो डेमोसाइड क्या होता है? जब पब्लिक को गवर्नमेंट के द्वारा मारा जाता है। मतलब क्या हुआ? किलिंग ऑफ पीपल, पर्सन या पीपल, एक आदमी या फिर बहुत सारे लोग हो गए, तो पर्सन या पीपल दोनों समझ लेना। इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या पीपल भी हो सकता है, लेकिन मारेगा कौन? बाय गवर्नमेंट। ध्यान रखना, जब गवर्नमेंट किल करा देती है किसी को, वो हो गया, उसको कहते हैं कि बाय गवर्नमेंट, ये हो गया डेमोसाइड। ध्यान रखना, डेमोस से बना है, प्रजा से बना हुआ है, तो सरकार जब प्रजा की हत्या कर देती है तो डेमोसाइड होगा। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड स्पेसिफिक एक रेस के लोगों को मारा जाता है। जैसे मान लो सपोज करो हिटलर है, तो हिटलर क्या था? यहूदियों को ढूंढ ढूंढ के मार दे रहा था। तो किसी एक नस्ल, खास नस्ल के लोगों को मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जीनोसाइड कहते हैं। अब जो रेजिसाइड है वो डेमोसाइड का एक प्रकार हो सकता है। डेमोसाइड में मैंने क्या कहा कि किलिंग ऑफ पब्लिक बाय गवर्नमेंट। अब जो किलिंग ऑफ पब्लिक बाय गवर्नमेंट है उसमें एक टाइप हो सकता है जेनोसाइड हो सकता है, और एक क्या होता है? पॉलिटिसाइड हो सकता है। जेनोसाइड समझ लिया, अब एक वर्ड और समझो आप, पॉलिटिसाइड क्या होता है? पॉलिटिसाइड का मतलब क्या होता है? जब पॉलिटिकल मर्डर होता है, जैसे आप लोग कोई मूवमेंट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, जैसे जलियांवाला बाग में आए थे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए और उन पर गोलियां चलवा दी, ये पॉलिटिसाइड था। पॉलिटिकल पीपल थे, किसी मूवमेंट में आए थे, किसी प्रोटेस्ट में आए थे, उनको मरवा दिया, ठीक है। और जो ये जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड में कहीं पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में नहीं मारे जाते हैं वो लोग, उनके पता लगा हमें किसी से, किसी खास नस्ल से नफरत है, उस नस्ल के लोगों को देखते ही मार दो, ये हो गया डेमो, ठीक। और डेमोसाइड क्या होगा? डेमोसाइड गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक की हत्या होती है, उसमें जो जेनोसाइड है वो भी डेमोसाइड का एक टाइप हो सकता है, पॉलिटिसाइड जो है वो भी डेमोसाइड का एक टाइप हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए, यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब आप सुने होंगे। मर्सी किलिंग का मतलब जब कोई आदमी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है, इफ़ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम सच अ डिजीज दैट इज इनक्योरेबल, जो कि इनक्योरेबल नहीं है, और द पेशेंट विल सफ़र एक्सट्रीम पेन, his death is better than his life, his life will become hellish। तब क्या होता है? तब कुछ डॉक्टरों की एक टीम इकट्ठा होकर वो सर्टिफाई करती है कि इस आदमी का जीना, जिंदा रहना बहुत दर्दनाक है, और तब वो उसको मतलब दया करके, उस पर दया करके उसको मार देते हैं। उसको कहते हैं यूथेनेसिया। मतलब क्या होता? उसमें कहते हैं कि मर्सी किलिंग उसको कह सकते हो। आई थिंक मैंने धीमे से चारों वर्ड बताए थे, थोड़ा क्लोज डिफरेंस था, इसलिए थोड़ा आराम से बताया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें फिर वही मैटर आ गया ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये वर्ड डिफरेंट हैं।
तो चलो देखते हैं इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है। एक वर्ड है रिगल, WRIGGLE। रिगल का मतलब होता है ना छटपटाना। छटपटाना समझ रहे हो, आपको चोट लग जाए, आप तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो दर्द में, वो होता है छटपटाना। या मछली पानी के बाहर रख दो तो वो क्या होती है, रिगलिंग करती है, छटपटाती है दर्द से। रीत, देखो ये दो तरह का रीत होता है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी हो सकता है साइनोनिम में या कहीं स्पेलिंग वगैरह में ऐसे पूछ लेता है, तो यू मस्ट नो बोथ रीत। दोनों रीत में क्या अंतर होता है ये समझो। एक में ई लगा हुआ है, दोनों की स्पेलिंग क्या है, दोनों में WREATH है, लेकिन एक में ई लगा है, एक में नहीं लगा। तो ये वाला जो रीत है WREATH है, ये माला होती है। और ख़ास तौर से किस माला को कहते हैं, याद करो, जिसमें लोग माला नाम जपने के लिए नहीं तो 108 मालाएं होती हैं, तुलसी की माला होती है जिसको लोग घुमाते हैं, माला फेरते हैं, वो रीत कहा जाता है। ठीक है। और WREATHE एक ये वाला रीत होता है। तो इस वाले रीत का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ना कवर करना, किसी चीज़ को कहीं से चारों ओर से घेर देना या ढक देने के लिए आता है, कवर करने के, सराउंड करने के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हो। बस ये पीछे ई लगा हो तो दो हो गए। और ये जो रेगल लिखा है वेगल, ये गलत है। इसकी स्पेलिंग में यहाँ जो ई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप या तो आप ए लगा दीजिए, WAGGLE लगाइए, या फिर आप WIGGLE लगा दीजिए। दोनों की मीनिंग सेम होती है। इसका मतलब तेजी के साथ टू एंड फ्रो मूवमेंट, लेफ्ट या राइट, मतलब तेजी के साथ। जैसे आप कहीं पर तेजी से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे तेजी के साथ मूवमेंट करते हैं तो उसको रेगल या वैगल या विगल कहा जाता है। एक वर्ड है रेक, WRESC के, इसका मतलब होता है ना डैमेज होना, डिस्ट्रॉय हो जाना। जैसे खास तौर से समुद्री जहाज़ों वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वो कहीं आइसबर्ग वगैरह से टकरा के, किसी चीज़ से टकरा के जब वो टूट जाती हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो रेक उसके लिए यूज किया जाता है। सिप रेक बोलते हैं ना, सिप रेक, जहाज़ का कहीं पे टकरा के टूट जाना, ये होता है सिप रेक। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला जिसकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या करना है, आपको मीनिंग बतानी किसकी, इडियम की। और इडियम लगा है ये बर्न्ट हिज फिंगर्स। ठीक है, तो ही बर्न्ट हिज फिंगर्स बाय गेटिंग इनटू अदर्स प्रॉब्लम्स। दूसरे की समस्याओं में, गेट इनटू मतलब क्या होता है, इंटरफियर करना। तो दूसरे की प्रॉब्लम में अगर आप इंटरफियर कर रहे हो तो आप अपनी फिंगर्स को जला रहे हो। अपनी फिंगर्स को जलाने का यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है, बताओ जरा। दूसरे की समस्याओं में टांग अड़ाने का मतलब क्या होगा, टू गेट रिड ऑफ होगा, टू गेट रिवार्डेड होगा, या टू गेट इनटू ट्रबल होगा। तो ये क्या होगा, टू गेट इनटू ट्रबल। दूसरे के मामलों में टांग अड़ाओगे तो आप खुद परेशानी में फंस जाओगे। तो 17 का कौन सा हो गया, 3 वाला हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे 18 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा, 18 में क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। किसके लिए, खास तौर से यही दिया हुआ है, फास्ट मूविंग वाटर। खैर यहाँ पढ़ लेते हो, डक्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर। जो बतख थे वो फास्ट मूविंग वाटर से डरे। तो फास्ट मूविंग वाटर को क्या कहते हैं, टोरेंट। बहुत तेजी के साथ बहुत स्पीड में पानी बह रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोरेंट कहते हैं। करंट क्या होता है, समुद्री धाराओं को कहा जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम वगैरह होती है। फ्लड बाढ़ होती है। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब जिससे नदी के ऊपर से पानी बह रहा होगा तो वो ओवरफ्लो कहा जाता है। तेजी से बहती हुई धारा नहीं है वो, ठीक है ना। फ्लड क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तेजी से बहते हुए पानी को फ्लड नहीं कहेंगे, ठीक है। बिना फ्लड के भी टोरेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम आपको बताना है। एक सिचुएशन दी गई है उसके लिए, नर्वस फीलिंग के लिए। देखो यहाँ लिखा है कि इट इज़ हिज फर्स्ट इंटरव्यू, वो उसका पहला इंटरव्यू था। तो सो ही हैज़ अ नर्वस फीलिंग, तो क्या था, वो नर्वस फील कर रहा था। ये तो आप समझ ही गए होंगे। बटरफ्लाई इन द स्टमक, यही होता है नर्वस फील करना। बटरफ्लाई मतलब पेट में तितली, मतलब ये हो गया कि आप नर्वस फील कर रहे हो। तो ये आपका आंसर है। स्लैप ऑन द रिस्ट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। स्टेनो वाले में ये पूछा गया था, स्नैप ऑन द रिस्ट 2 बार पूछा है। स्नैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है किसी को बहुत माइल्ड पनिशमेंट है, जिसे बहुत डांट रहे हैं, किसी ने गलती की, डांट रहे हैं तो बड़े प्यार से डांट रहे हो, और मार रहे हो पनिशमेंट तो धीरे से, चट से धीरे से मार दिया। तो ये होता है माइल्ड पनिशमेंट या माइल्ड स्कॉल्ड, किसी को देना बहुत नरमी से, ठीक है, पनिशमेंट। आगे होगा, देखो लिखा है टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग। तो टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग का इसका मतलब क्या होता है, तो आप किसी को बहुत स्ट्रांग फीलिंग पैदा कर रहे हो, किसी को आप ऐसा कर रहे हैं कि वो बहुत मतलब स्ट्रांग फीलिंग फील कराओ। खासतौर से फीलिंग कैसी होगी, ये होगी सैडनेस की या पिटी की, दया या
सैडनेस की फीलिंग आएगी किसी के अंदर, किसी को ऐसा महसूस करवाना, इसको कहते हैं टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग। आइसिंग ऑन द केक, तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब जैसे आपने एक केक लिया, ठीक है, ये सपोज करो आपका एक केक है, ऐसे केक ले लिया आपने, इसके ऊपर आइसिंग करने का मतलब क्या हुआ ना, आपको जो आपको फ़ायदा मिल रहा था उसके तो जो ऊपर से बेनिफिट मिलता है उसी को कहते हैं आइसिंग ऑन द केक होता है, ठीक। जो आपको ड्यू था, जो मिलना था, उसके ऊपर से जो आपको फ़ायदा मिला, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ा, अलग से क्रीम डाल दी उन्होंने, ये आइसिंग ऑन द केक हो गया। मतलब चारों का समझ गए, आंसर आपका फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंटोनियम का है विलेई। विली का क्या मतलब होता है? देखो, विली का मतलब होता है ना किसी को धोखा देना, ठीक है, एक तरफ से डिसीव करना, ये हो सकता है सीधे सीधे, ठीक है। अब इसका अपोजिट, अच्छा एंटोनियम पूछा है ना, हाँ, तो डिसीव या डिसीटफुल, हमको तो ये एडजेक्टिव है ना, तो ये हो जाएगा डिसीटफुल, धोखा देने के लिए। अब हॉरिड का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ हॉरिड का सेंस तो फिलहाल लगेगा नहीं। हॉरिड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है वो हो गई आपको अप्रिय, मतलब यू डू नॉट लाइक इट, इसको कह देंगे हॉरिड है। और ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा? ईमानदार। तो डिसीटफुल का अपोजिट तो हो गया ये ऑनेस्ट। रौंची का क्या मतलब होता है बताओ? रौंची का मतलब होता है ना जैसे कोई चीज़ बहुत गंदा या मैला कुचैला है, डर्टी है, मतलब अनटाइडी है, ऐसे कह सकते हो उसको। ट्रायम्फेंट का मतलब क्या होता है? विक्टोरियस होता है, मतलब जिसको जीत मिल गई हो वो हो जाए विक्टोरियस, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या आपका आंसर हो सकता है? आप इस ऑनेस्ट के अलावा तो और कुछ लगा नहीं बेईमान के अपोजिट में है, ठीक है। तो डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, धोखेबाज मतलब बेईमान, और क्या। चलो 21 में आ जाओ। 21 में आपको एरर निकालनी है। लिखा है कि माई ग्रानी से, ग्रानी मतलब क्या होता है? नानी कहती हैं कि, अब ये लगा इट इज़ क्वाइट ऑल राइट। देखो एक गड़बड़ी तो यहाँ हो गई, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ऑल राइट, जब आप क्वाइट बोल रहे हो, क्वाइट राइट या ऑल राइट, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगाना चाहिए। इट इज़ क्वाइट राइट या इट इज़ ऑल राइट, दोनों नहीं लगा सकते हैं। ये क्या हो गया? सुपरफ्लुअस का मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी इसको रहने दो। सुपरफ्लुअस की गलती हम लोग तब निकालते हैं जब किसी और मिस्टेक नहीं मिलती। अगर कोई और मेजर मिस्टेक मिल जाती है तो फिर इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। टू गेट मैरिड यंग, मतलब नानी ये कहती हैं कि बहुत अच्छी बात होती है कि यंग एज में ही शादी हो जाए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। आगे लिखा है कि दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करती। तो एग्री क्या है? वर्ब है, और एब्सोल्यूट एग्री, तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है एग्री वर्ब है। तो भाई देखो वर्ब, एग्री वर्ब है ना, तो वर्ब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। एब्सोल्यूट एग्री नहीं, बल्कि एब्सोल्यूटली, आई डू नॉट एग्री विद हर एब्सोल्यूटली, ये होता है एब्सोल्यूटली, पूरी तरह से। तो एब्सोल्यूट गलत है। एब्सोल्यूट के बाद क्या होता है? एग्रीमेंट। हम ये कह सकते हैं आई हैव या आई डोंट हैव एब्सोल्यूट एग्रीमेंट विद हर, तो एब्सोल्यूट एग्रीमेंट विद हर हो सकता था, और एग्री है तो एब्सोल्यूटली एग्री होगा। आंसर आपका एब्सोल्यूटली गलत है, तो सेकंड वाला हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या करना है? एक इडियम है, उसकी मीनिंग बताओ। और इडियम क्या है? साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब बड़ा ही नोबल पर्सन होता है, बड़ा सज्जन, बहुत महान, बहुत ईमानदार, बहुत ही नोबल व्यक्ति होगा, ठीक है। तो अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ये रहा आपका साल्ट ऑफ द अर्थ, यही व्यक्ति होता है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, क्या है? अंडरलाइन किया हुआ, तो इन्होंने कहा कि सब्स्टिट्यूट करना है इसको। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है। दे आर लुकिंग टू अ प्लेस टू रेस्ट, मतलब वो एक ऐसी जगह के बारे में ढूंढ रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं जो जहाँ वो आराम कर सकते हैं। तो लुक फार होता है ना, लुकिंग फार, ठीक है। तो दे आर लुकिंग फार, ऐसा ऑप्शन चाहिए हमको। तो दे आर लुकिंग फार, ये हो गया ऑप्शन आपका, ठीक। अगर आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो लुक फार यूज किया जाता है, लुक टू नहीं होता। लुक टू का मतलब क्या हो? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आपका आंसर क्या हुआ? लुकिंग फार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट में आया आपका 24 में क्या है? इनकरेक्टली, ये देख लेना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखते हैं, मेम्ब्रेन की स्पेलिंग तो ठीक है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग, केमिस्ट्री वाला सॉल्वेंट है ये, तो आई थिंक आप लोग अपने दिमाग पर जोर लगाओ। वो जो केमिस्ट्री वाला सॉल्वेंट है उसमें तो VENT होता है, SOLVENT। और देख लेते हैं, हाईलाइट की स्पेलिंग एकदम से सही है, एक्सुबरेंट की एकदम से सही, पक्का यही वाला गलत है।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि और चेक कर लिया मैंने ना, मेम्ब्रेन, हाईलाइट और एक्सुबरेंट के एकदम से ठीक है, तब वही सॉल्वेंट गलत है जिसकी मुझे शंका हो रही थी। अब एक्सुबरेंट का मतलब बताओगे तुम लोगों में से कोई? तो एक्सुबरेंट का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। एक्सुबरेंट कौन होगा? फुल ऑफ एनर्जी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें खूब एनर्जी भरी हुई है। और एक चीज़ और कह सकते हो, कोई ऐसा आदमी जो बहुत ही चीयरफुल होता है, प्रसन्नचित्त होता है, खुशमिजाज व्यक्ति होता है, उसको भी कहते हैं एक्सुबरेंट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 करते हैं। 25 में देखो फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गजब खूब आ रहे हैं। इनकरेक्टली वर्ड्स में देखो, एक लिखा है नेफेरियस, एक लिखा है शर्माइज, एक लिखा है एक्विटल, एक लिखा है चिवेलरस। इसमें डबल एच नहीं होता, CHI होता है, बाकी सारा ठीक है। CHIVALROUS चिवेलरस होता है, तो CH नहीं, एक डबल सिंगल H होना चाहिए। चिवेलरस का मतलब क्या होता है? पराक्रमी। पराक्रमी का मतलब क्या होता है? मतलब युद्ध वगैरह में जो बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाते हैं, जिनको परमवीर चक्र वगैरह मिलता है, ऐसे ही पराक्रमी योद्धाओं को कहा जाता है। एक्विटल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड किससे बना हुआ? देखो, ACQUIT। एक्विट का मतलब क्या होता है? किसी को दोष मुक्त कर देना, ठीक है। दोष मुक्त का मतलब क्या हुआ? बाइज्जत बरी कर देना किसी को, ठीक है, ऐसे होता है दोष मुक्त करना। क्लियर? ये समझ गया। सरमनाइज, तो सरमन क्या होता है? SERMON। सरमन जानते क्या होता है? उपदेश होता है। सरमन ऑन द माउंट, ईसा मसीह का उपदेश, सरमन ऑन द माउंट ये हुआ। सरमनाइज करना मतलब किसी चीज़ को उपदेश के रूप में परिवर्तित कर देना, उसको सरमनाइज करना, इसलिए सरमन को वर्ब बना दिया। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुष्ट आदमी होता है, पापी टाइप के जो लोग होते हैं, या आप कह सकते हो विक्ड, कह सकते हो विक्ड, दुष्ट, पापी, ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है। 4 वर्ड का मतलब हम लोग समझ गए, एक आपका आंसर था, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 में। तो इसमें आपको साइनोनिम बताना है किसका? प्रोहिबिट का। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकना। जैसे आपके पास अगर मान लो एडमिट कार्ड नहीं है या हॉल टिकट नहीं है, तो क्या कहता है, जो आपको, जो हाथ में वॉचमैन वगैरह होते हैं, दे विल प्रोहिबिट यू फ्रॉम एंटरिंग द क्लासरूम या फ्रॉम अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। प्रोहिबिट मतलब आपको वो काम करने से रोक देते हैं। जैसे कोई कहीं कहीं लिखा होता है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ सिगरेट पीना मना है, तो मना करना होता है। साइनोनिम में भी मना करने के लिए लगाओगे तो ऐड करना क्या होता है? AID, ऐड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। तो ये तो प्रोहिबिट करना होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो जाएगा फिर। और अलाउ करना, ये भी एंटोनिम हो जाएगा। बैन, बैन मतलब होता है उस चीज़ पर बैन लग गया, तो मतलब रोक लग गई है, तो ये आपका साइनोनिम हो गया। असिस्ट का मतलब भी हेल्प करना हो गया, तो बाकी तीनों एंटोनिम हो गए। एक आपका बचा बैन, जो रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। यहाँ अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, और करना ही है क्योंकि इसमें कोई नो सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है। तो चलिए, द स्पीकर इज़ अबाउट टू बिगिनर। अब ये बात बताओ भैया, बिगिन क्या होती है? हमारी वर्ब होती है बिगिन, ठीक है। और आप ये पढ़े होंगे कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग, ठीक। कभी कभार टू के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। अब ये बिगिनर जो लिखा हुआ है क्या होता है? ये नाउन बन जाएगा ना, शुरू करने वाला, स्टार्ट करने वाला, जबकि हमें ज़रूरत क्या है यहाँ पे? वर्ब की। अब इसका वर्ब फॉर्म क्या है? बिगिन है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो अबाउट टू बिगिन होगा। अबाउट टू बिगिन कहीं पर है, अबाउट टू बिगिन सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ये बिगिनर ही लिखा हुआ है। अबाउट टू बिगिन है, यहाँ बिगिनिंग लिखा है, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन है सी इज अबाउट टू बिगिन, थर्ड वाला हुआ, ठीक है। चलिए 28 पे आ जाओ। तो इसमें क्या है? कुछ अंडरलाइन सेगमेंट है, इसकी जगह पे क्या क्या अप्रोप्रिएट फ्रेज बताओ, इसकी जगह पर क्या फ्रेज सही होगा। तो माई मदर सेड यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज। पे अटेंशन में कोई गलती नहीं है, केवल रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। यू मस्ट पे अटेंशन टू योर स्टडीज में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, केवल रिप्लेस करना है। तो यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ये पे अटेंशन को कंसंट्रेट ऑन तो हम कर सकते हैं, लेकिन बैकअप नहीं है। बैकअप को मतलब पीछे से सपोर्ट देना, यहाँ ध्यान रखने की बात हो रही है ना। एक्ट अप टू और आस्क फॉर नहीं है, ये क्या होगा? पे अटेंशन का मतलब उस पर आप कंसंट्रेट करो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम आपको बताना है, किसके लिए? अ विजन के लिए। राजेश्वर हैज़ अ विजन फॉर कैप्चरिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ
ऑफ नेचर। तो यहाँ पे विजन किस लिए लगा है, एन ईगल आई। एन ईगल आई का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर से देखता है ना, मतलब ईगल ऊपर से देखता है तो बड़ा खूबसूरत नीचे दृश्य दिखाई देता है। तो नेचुरल सीन किसको, ईगल को दिखेगा, तो वो हैव एन ईगल आई, मतलब राजेश्वर हैज एन ईगल आई फॉर कैप्चरिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। किसी चीज़ को, किसी पिक्चर को या किसी चीज़ को मिस नहीं करता, सब कुछ देखता है। हाई हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक एरोगेंट एटीट्यूड होता है। हाई हॉर्स का मतलब क्या हुआ, एरोगेंट या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला जो एटीट्यूड होता है, मैं तो मतलब सबका दादा हूँ यहाँ पर, मेरे जैसा कौन है ये होता है, एरोगेंट एटीट्यूड होता है। क्राई वुल्फ मतलब टू गिव फॉल्स सिग्नल। एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी ना कि एक चरवाहा था जो भेड़े चराने के लिए ले जाता था, और रोज़ भेड़िया आया चिल्लाया करता था, और लोग दौड़ के आते थे उसकी मदद करने के लिए, तो हंसा करता था। एक दिन सही में भेड़िया आया, वो बहुत चिल्लाया, लोग समझे कि ऐसे रोज़ की तरह वो बोल रहा होगा, लोग आए ही नहीं। तो यही होता है टू गिव फॉल्स सिग्नल, भेड़िया आया चिल्लाना। अच्छा, अ कैट नैप का मतलब क्या होता है, शार्ट ड्राउज। शार्ट का मतलब क्या होता है, वो झपकी लेना, मतलब दोपहर में खाना खाए 10-15 मिनट के लिए झपकी ले लिए, मतलब थोड़ी शार्ट स्लीप होती है, उसी को कहते हैं कैट नैप। ठीक, चलिए आंसर आपका ये हो गया, बाकी सब भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखो 30 में क्या करना है बेटा, ये इडियम, ठीक है। अभी अप्रोप्रिएट मीडियम इडियम, इसके लिए आप ढूंढ के बताओ कौन सा होगा, ठीक है। लिखा है द मदर इन लॉ, मतलब सास हैं। अच्छा, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, रेन ऑन न्यू ब्राइड्स परेड, अच्छा मतलब बरस पड़ी हो उसी पर। व्हेन सी आस्क्ड हर टू चेंज द ड्रेस ऑफ हर चॉइस, मतलब नई बहू आती है तो उसका एक ढेर सारी परेड होती है ना, यहाँ जाना वहाँ जाना वहाँ जाना। उसने कहा कि मतलब अपनी चॉइस के लिए बोल दिया होगा कि हम सूट पहन लें क्या, तो भड़क गई हैं एकदम से, बरस पड़ी, मतलब मौके की खूबसूरती, उसके आनंद को सत्यानाश कर दिया इन्होंने। चलो, तो इनका फोर्स ट्रेडिशनल्स अपॉन समवन, नहीं कोई ट्रेडिशन फोर्स नहीं किया। मेक समवन्स टीयरफुल, नहीं भाई रोलाने की बात नहीं है। स्पॉयल द मोमेंट, ये होता है। स्पॉयल द मोमेंट का मतलब होता है आप मौके को बर्बाद कर दिया उन्होंने, मतलब एकदम बेकार ही कर दिया। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो गया। आगे आ जाओ 31 में। 31 में क्या करना है, इडियम की आपको मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ डाइम, ठीक, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम क्या मतलब होगा इसका। देखो इसका ये मतलब होता है ना कि कोई घटना घटित हो बड़ी तेजी के साथ, बिना हेजिटेशन के, बहुत जल्दी के साथ कुछ घट जाए। तो देखो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, अ वे ऑफ सेइंग दैट यू आर हैप्पी, नहीं। समथिंग दैट इज नॉट पॉपुलर, नहीं। समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, ये रहा हमारा आंसर। एक्सट्रीमली, अब क्या करना है और आगे बढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 32 में। 32 में आपको एंटोनियम बताना है किसका, ओपोलेंट का। ओपोलेंट का मतलब होता है क्या, रिच होता है, रिच या प्रॉस्परस कह सकते हो, ठीक है, और वेल्थी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसका अपोजिट देखो, एक है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, देखो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो दिवालिया हो गया हो, अ पर्सन हु कैन नॉट रीपे हिज डेप्ट, तो इंसॉल्वेंट। तो ये काम चलाऊँ है अभी इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो एक ले लेते हैं इनको ऑप्शन को। फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग, ग्रोइंग हो जाएगा। तो रिच है, ग्रोइंग है, करीब करीब सिमिलर हो जाएगा। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही निराश है, होपलेस है। और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, असहाय, बेचारा हो जाएगा, ये आएगा आपका, डेस्टिट्यूट आएगा। ओपोलेंट का जो आएगा वो डेस्टिट्यूट के सेंस में आ जाता है। जो इंसॉल्वेंट होता है, जो दिवालिया घोषित हो जाता है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो केवल बैंक और लोन के सेंस में यूज किया जाता है ना, जिसे आपको ये लग रहा होगा इंसॉल्वेंट भी तो गरीब हो जाता है, लेकिन ये लोन के सेंस में, बैंक से जो लोन लिया जाता है उस सेंस में यूज किया जाता है। आप जनरल वे में आप गरीबी के लिए उसको नहीं यूज करोगे, ठीक। और यहाँ अपोलेंट जो है ना वो जनरल यूज में आता है, बस जो इनका सेंस है दोनों के यूज करने का वो अलग अलग हो गया। इसलिए डेस्टिट्यूट इज बेटर देन इंसॉल्वेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर अभी क्लियर ना हुआ हो तो मुझसे मैसेज करके क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अगला फिर इडियम का, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, वेरी अटेंटिव, बहुत ही, आप जैसे मेरी बात को सुन रहे हो तो क्या होगे, बहुत अटेंटिव होगे, कोई बात छूट ना जाए, पता नहीं क्या सर ने बोल दिया होगा, कल को काम आ जाएगा, तो वो ऑल ईयर्स होगा। वी आर ऑल ईयर्स टू लिसन हिज लेक्चर, ऐसे हो जाता है।
तो इस कॉल्ड तो यहाँ होगा ही नहीं, लिसनिंग अटेंटिवली ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 34 में। 34 में क्या करना है आपको, एडीएम बताना है। अप्रोप्रिएट मीनिंग, मीनिंग किसकी है, टू पुल समवन्स लेग। तो क्या मतलब होता है टू पुल समवन्स लेग, 34 का बताओ हमें आंसर। तो इसमें क्या होगा, किसी को मतलब किसी का मजाक, जैसे होते नहीं चार दोस्त कहीं पर बैठे हैं तो किसी की थोड़ा टांग खिंचाई हो लेती है, उसके साथ मजाक कर लेते हैं, उसकी खिंचाई कर लेते हैं, ये और आ चुका। तो ये क्या होगा, टू जोक विथ समवन होता है, जिसकी आप टांग खींचेंगे उसके साथ मजाक करेंगे। साइनोनिम का अगला क्वेश्चन है रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के सेंस में आता है। तो साइनोनिम क्या होगा इसका, कंस्ट्रेन हो जाएगा। देखो अलाउ अपोजिट हो जाएगा, असिस्ट अपोजिट हो जाएगा, और फ्री कर देना अपोजिट हो जाएगा। और कंस्ट्रेन क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए आ जाएगा। तो रेस्ट्रेन का साइनोनिम कंट्रोल, ये कंस्ट्रेन कंट्रोल करना हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें दैट कैन सब्सटीट्यूट गिव ऑफ, गिवन ऑफ की जगह पर क्या लगाना है। द डॉक्टर्स हैव गिवन ऑफ द केस, नहीं गिवन ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया है केस, मतलब उनको श्योर हो गया कि ये बचेगा नहीं, तो गिव अप होता है। ऐसे में क्या होता है, गिव अप। तो हैज़ गिवन अप होगा, ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो गिवन अप द केस मतलब सॉरी बोल दिया डॉक्टरों ने, ठीक। अब 37 में आ जाओ। तो अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है किसकी, एडीएम की। एडीएम क्या है, स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका क्या कह सकते हो, अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क। तो अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क में लेजी तो लगेगा नहीं, और साइलेंट भी नहीं लगेगा, और काम भी नहीं लगेगा। क्या होगा, अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क मतलब अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क, तो आदमी बिजी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में। 38 में क्या करना है, साइंस टू स्टडी। अच्छा अभी तो काम नहीं बना। देखो लिखा है कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा आर लगा दिए हो तो 1 और 2 अलग अलग गिन लिया, तो साइंसेज हो जाना चाहिए। अब आपको कि सब्जेक्ट का प्लूरल कहाँ होता है, हिस्ट्रीज थोड़े होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप ये लोग ये पूछ सकते हैं फिजिक्सेज या केमिस्ट्रीज नहीं हो सकते। हाँ तो जाहिर सी बात है, मैं भी कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट का प्लूरल नहीं होता, साइंस का प्लूरल नहीं होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि अमेरिका की हिस्ट्री और जापान की हिस्ट्री, तब हम ये कह सकते हैं हिस्ट्रीज ऑफ अमेरिका एंड जापान, अलग अलग अगर बोलोगे तो वो कह भी सकते हो, ठीक। और यहाँ साइंसेज हैं, तो साइंस एक इन्होंने कहा साइकोलॉजी के बारे में, एक कहा इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में। तो दो अलग अलग साइंस के बारे में हो रहा है ना, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो ये दोनों बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग क्या है। अब आप साइंसेज कर लो इसको, हम सब्जेक्ट का प्लूरल नहीं बता रहे हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तब ये साइंसेज हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा होता सब्जेक्ट, तो अगर यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता तो तुम क्या करते, आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स करते, बताओ। तो सब्जेक्ट्स करते कि ना करते। तो अगर यहाँ साइंस सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो इसको हम साइंसेज कर सकते हैं। जैसे हम कहें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आर डिफरेंट साइंसेज। अब साइंसेज बोलोगे, साइंस नहीं बोलोगे। समझ गए ना, अब बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये चौथा वाला हो गया साइंसेज टू स्टडी। 39 में आ जाओ बच्चा। 39 में आपको फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन किया है। कट ऑफ देखें किस सेंस में होता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, एकदम से डिपार्ट कर जाना, एकदम से क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं। यू मस्ट कट ऑफ योर एक्सपेंसेज इफ़ यू वांट टू सेव मनी। अगर पैसे बचाना चाहते हो तो अपने एक्सपेंसेज में यहाँ क्या करो, सेंस क्या दे रहे हैं, कटौती करो। कटौती करो मतलब कमी करो, कट डाउन। तो फिर कटौती करने के लिए का कट डाउन यूज किया जाता है ना, कट ऑफ नहीं किया जाता, कट डाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग कम करो, कट डाउन योर स्मोकिंग। फैट कम करो, कट डाउन योर फैट, ये होता है, ठीक है। तो कट डाउन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोनिम बताना है किसका, गिल्ट का, ठीक है। अ शैडो ऑफ गिल्ट डार्केंड हिज आइज। तो गिल्ट का मतलब क्या होता है ना, अपराध बोध होता है। एम्बैरसमेंट हो सकता है, रिमोर्स कह सकते हो, एक अच्छा वर्ड आपको मिल जा रहा, दे रहा हूँ। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप, एम्बैरसमेंट है, रिमोर्स है। रिपेंट कह सकते हो आप इसको, रिपेंट, या रिग्रेट कह सकते हो। इतने सारे वर्ड तो दे दिए हैं हमने आपको, ठीक है। तो इनमें से कुछ लगाओ, लेकिन इसका क्या बताना है आपको, साइनोनिम बताना है, ठीक है। गिल्ट का साइनोनिम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखा रिमोर्स, हमने भी लिखा रिमोर्स, लेकिन इन्होंने क्या किया, रिमोर्स लेस कह दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटोनीम हो जाएगा।
इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम है, निर्दोष है, इसका कोई लेना देना नहीं। रिमोर्स क्या होता है, रिमोर्स का मतलब अभी मैंने लिखा तो था, यही रिमोर्स जो होता है वो ग्लानि के लिए लगता है। अब यहाँ इम्पेटिनेंस, देखो अगर मैं इतनी की बात करूँ, ध्यान रखना आपका पेन कहाँ चल रही है, देख रहे हो ना, पेटिनेंस, पेनिटेंस, तो ये पेनिटेंस क्या होता है, यहीं पर आप लेके डाल दो, साइनोनिम में आता है पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब भी वही होता है, रिमोर्स होता है, या आप अफसोस हैं किसी बात पर, दुखी हैं। तो पेनिटेंस का मतलब क्या होगा, गिल्ट होगा। तो अब इम लगा दिया उसके पहले तो क्या हो गया, ये एंटोनिम हो गया, समझ गए। इतने सारे वर्ड उसी से रिलेटेड, नोट कर लीजिएगा, इसको काम आएगा। एक नया वर्ड होगा पेनिटेंस, बाकी सब तो आप लोगों को पता है, रिमोर्स, रिपेंट, रिग्रेट, ये सब तो पहले से ही पता होगा, गिल्ट कोई नई बात नहीं थी। तो आंसर आपका थर्ड वाला हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन क्या है, वही पैसेज का है, बड़ा सा पैसेज है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, पहले इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ किसका, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट वर्ड क्या होगा, पैसेज में आया है। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, असंतुष्टि। जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, आप डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हो। अब हम उसमें देख लेंगे कि ये किस सेंस में आया हुआ है। ये वाला आप पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा असंतुष्टि, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन। तो अगर हम इसका एंटोनिम लेना है तो ये पे क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। तो डिसकंटेंट में हो सकता है कि अप्रूवल आंसर में आ जाए, क्योंकि अप्रूवल ऐसा हो सकता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन और सीरेनिटी होगी नहीं। सीरेनिटी का मतलब क्या हो गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति होता है, ठीक है। दो में चांस हो सकता है डिसकंटेंट कहीं अप्रूव करने या डिसअप्रूव करने के सेंस में आया हो, तो एक रिस्क है हमारे पास, चांस अप्रूवल का और सेटिस्फेक्शन का दोनों का है। इसलिए अभी आंसर बता देना, थोड़ी जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइटल बताना है आपको। तो टाइटल बिना पढ़े तो भाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे वर्ड देखते हैं। पर्पज ऑफ सोशल मीडिया, इन्होंने कहा कि पर्पज ऑफ सोशल मीडिया साइट। सोशल मीडिया साइट्स क्या होती हैं, मतलब यू आर वेरी वेल अवेयर, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब क्या है, सोशल मीडिया साइट है। इनका पर्पज पूछा है इन्होंने, तो पैसेज पढ़ते समय, चूंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमको मिल जाएगा इनका पर्पज क्या होता है। अब इन्होंने पूछा, विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन आवर माइंड्स व्हेन वी रिसीव अ पॉजिटिव रिएक्शन टू आवर पोस्ट। जैसे सपोज करो फेसबुक पर आपने एक नई फ़ोटो डाली, कल होली की फ़ोटो डाली, और बाद में उसको ढेर सारे लाइक मिलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो आपके अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे दिखा हुआ मिल जाएगा। तो वैसे इसका आंसर डोपामाइन होगा, ठीक। जब आप कहीं जीत जाते हैं, कहीं सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारे अंदर डोपामाइन टाइप का हार्मोन निकलता है, ठीक। फिर ये फैक्चुअल आंसर है, ये तो साइंस के हिसाब से ही सही हो जाएगा, क्योंकि एड्रेनलिन क्या होता है, फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए लगता है। कैल्सिटोनिन और मेलाटोनिन ये सब यहाँ आना नहीं है, लगना नहीं है। एक और क्वेश्चन बचा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ट्रू, कौन सी बात इसमें से ट्रू नहीं है, तो हम लोग पढ़ के देखें, पहले बात देख लेते कौन सा ट्रू नहीं है। सोशल मीडिया कैन ऑफर अ सब्सटीट्यूट फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन। जो हमारा रियल लाइफ का इंटरेक्शन होता है, जैसे हम अपने किसी भाई बंधु के साथ उसके घर जाके उसके साथ बैठते थे, मिलते थे, ये वाला इंटरेक्शन रियल लाइफ इंटरेक्शन हो गया। और सोशल मीडिया पे हाय हेलो कर लिया, ये सोशल मीडिया वाला हो गया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया वाला इंटरेक्शन है वो रियल लाइफ इंटरेक्शन को सब्सटीट्यूट कर सकता है। ऑफर आ सब्सटीट्यूट, क्या वो उसको उसका सब्सटीट्यूट ऑफर कर रहा है, ठीक है। एक बात हो गई, ये ट्रू है कि नहीं है ये बाद में पढ़ के देखेंगे, राइटर का क्या मूड है भाई वो देखेंगे ना, हम अपने मन से तो नहीं बता सकते। अगला है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन में काज एंजाइटी, ये बात तो ट्रू होगी। अगर आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं है तो आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा लिखा है सोशल बॉन्ड्स हैव स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ। जो सोशल बॉन्ड होते हैं, हमारे भाई के साथ हमारा जो बॉन्ड है, हमारे दोस्त के साथ जो बॉन्ड है, मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, मौसी की लड़की है, इन सब के साथ जो हमारी बॉन्डिंग होती है, इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर बड़ा क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। अगला लिखा है ह्यूमन्स नीड टू रीअसेस देयर सोशल मीडिया यूज। इंसान को अपने सोशल मीडिया यूज को रीअसेस करने का, फिर से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग देख लेंगे आगे चल के कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन आपको याद है, चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं और स्टार्ट किया। देखो यहाँ लिखा है कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स बाय नेचर। मैं इसका मीनिंग नहीं समझाऊंगा, पढ़ता चल रहा हूँ।
टू प्रॉस्पर इन लाइफ वी रिक्वायर द कंपनी ऑफ अदर्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉन्ड। यही देख लेना, ये क्वेश्चन था ना। द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉन्ड हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये ट्रू निकला। ठीक, चलिए। बीइंग सोशली लिंक्ड टू पीपल मे हेल्प यू कॉप विद स्ट्रेस, वरी, डिप्रेशन, इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, ब्रिंग कंफर्ट एंड जॉय, प्रिवेंट लोनलीनेस। आपकी लोनलीनेस को वो दूर करता है, अकेलापन दूर करता है, एंड इवन ऐड ईयर्स टू योर लाइफ। और अगर आपके दिमाग से एंजाइटी, चिंता, वरी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें दूर कर देता है, और आपका सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बढ़ाता है, आपके अंदर कंफर्ट लाता है, जॉय, खुशी लाता है, लोनलीनेस, अकेलापन दूर करता है, तो आपके जीवन में 2-4 साल बढ़ा ही देगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, लैक ऑफ स्ट्रांग सोशल रिलेशनशिप, अगर सोशल रिलेशनशिप कमी है, यहाँ से क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स वाला, लैक ऑफ स्ट्रांग सोशल रिलेशनशिप माइट पुट योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एट डेंजर। अगर आपके पास सोशल रिलेशनशिप की कमी है, आप दूसरों से इंटरेक्शन नहीं है, मिलते जुलते नहीं हैं, आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर वो बुरा असर कर सकता है। मेनी ऑफ अस यूज सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टू लोकेट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर इन टूडे सोसाइटी। ठीक है, ये बात होगी, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। वाइल ईच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेज, इसमें जितने हैं ये जो गिना रहे हैं, इनमें सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। इट्स वाइटल टू रियलाइज दैट, एक बहुत ज़रूरी, वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये महसूस करना कि सोशल मीडिया विल नेवर बी सब्सटीट्यूट फॉर जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या सोशल मीडिया जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन को, पर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन को, रियल लाइफ ये था ना, ह्यूमन इंटरेक्शन को सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो इन्होंने क्या, विल नेवर बी अ सब्सटीट्यूट, यानी कि वो जो बात कही थी वो बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर कुछ बात और कही जा रही, वहाँ पे दूसरी, तो ये आंसर कौन सा वाला हो गया, फॉल्स आंसर वाला हो गया। यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन मिल गए, वही ट्रू फॉल्स वाले दोनों। आगे लिखो, टू ट्रिगर द हार्मोन दैट रिलीव स्ट्रेस एंड मेक यू फील हैप्पियर, हेल्दियर और मोर ऑप्टिमिस्टिक, यू मस्ट इंटरैक्ट विद इंडिविजुअल्स इन पर्सन। आगे लिखा है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया आयरनिकली फॉर अ टूल सपोज टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर कैन इंस्टेड मेक यू फील मोर लोनली एंड आइसोलेटेड, इनएग्जैगरेटेड एंड मेंटल। ये क्या करेगा, अग्रावेट कर देगा आपकी मेंटल हेल्थ इशू को, जैसे कि एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो गई। स्पेंडिंग टू मच टाइम, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हो तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड आर एक्सपीरियंसिंग इमोशनल एंड इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, डिसकंटेंट, यही पूछा था, इसका एंटोनिम बताना है। तो डिसकंटेंट यहाँ पर क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन के ही सेंस में आया है। तो अब ये अनहैप्पीनेस है, डिसकंटेंट है, इरिटेशन है या लोनलीनेस है। तो इट इज़ टाइम टू रीवैल्यूएट, ये देखा, इट इज़ टाइम टू रीवैल्यूएट योर ऑनलाइन हैबिट। अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं तो आप क्या करो, आपके लिए समय है कि आप अपने ऑनलाइन टाइम को क्या करो, ऑनलाइन हैबिट्स को रीवैल्यूएट करो। ये भी क्या हो गया, ये ट्रू निकला, वहाँ पे यही बोला था उन्होंने। ठीक है, चलो आगे लिखा कि बिकॉज सोशल मीडिया इज सच अ न्यू टेक्नोलॉजी, लिटिल study has been done to determine the long term effect, good या evil of its use। आगे लिखा है multiple studies however have linked extensive social media use to an increased risk। ज़्यादातर स्टडीज जो है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के यूज को या ज़्यादा ऑनलाइन रहने को रिस्क ही कहती हैं, नुकसान ही कहती हैं। आगे लिखा है कि मेलांकली है, मतलब वही अकेलापन फील करना, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, सेल्फ हार्म है, और इवन कभी कभी तो सुसाइड आइडियलेशन भी होता है उसमें। चलो, द पर्पज ऑफ सोशल मीडिया, इस पर क्वेश्चन पूछा था। पर्पज ऑफ सोशल मीडिया साइट इज टू कैप्चर योर इंटरेस्ट, ध्यान रखना इनका पर्पज क्या है, वो आपके इंटरेस्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। कीप यू ऑनलाइन, वो चाहते ही हैं कि आप लगातार ऑनलाइन ही रहें, एंड कीप यू चेकिंग योर स्क्रीन फॉर अपडेट्स, और आप बार बार अपनी स्क्रीन को चेक करते रहें। कुछ लोगों को आदत नहीं हो जाती है इस तरह की। इट्स हाउ, यही वजह है, इसी वजह से बिजनेस जनरेट मनी, ऐसे ही उनका बिजनेस पैसा कमाता है। हाउएवर मच लाइक अ गैम्बलिंग एडिक्शन, करीब करीब वैसा ही जैसे आपका गैम्बलिंग का एडिक्शन होता है, जैसे निकोटिन का होता है, अल्कोहल का होता है, ड्रग एडिक्शन होता है,
वैसा ही सोशल मीडिया यूज भी आपको वैसा ही साइकोलॉजिकल क्रेविंग देता है। क्रेविंग मतलब छटपटाना होता है, ठीक है। आगे लिखा कि व्हेन यू गेट अ लाइक, जब आपको एक लाइक मिल जाती है, शेयर मिल जाता है, कोई पॉजिटिव रिएक्शन मिल जाता है किसी पोस्ट पर, तो योर ब्रेन रिलीज डोपामाइन। मैंने बोला था ना डोपामाइन हार्मोन आता है। द सेम रिवार्ड केमिकल, ये वही रिवार्ड केमिकल है जो हमको मिलता है आफ्टर विनिंग अ स्लॉट मशीन या ईटिंग चॉकलेट या सिगरेट पीने पे यही फील आता है, वही डोपामाइन निकलता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि आप रिवार्डेड फील कर रहे हो। ये हो गया। चलिए आंसर करने की बारी है अब, तो फिर पीछे जाने की जरूरत तो है नहीं। आई थिंक डिसकंटेंट आप समझ ही गए थे, मैंने वहाँ पे संतुष्टि के लिए ही आया था, तो इसका जो एंटोनिम लगाना है वो सेटिस्फैक्शन लगा दो। अब अप्रूवल नहीं आएगा क्योंकि वहाँ सेटिस्फैक्शन, सोशल मीडिया की बात हो रही थी, वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन अगर नहीं मिलता तो। टाइटल क्या होगा? देखो टाइटल में दो चीज़ें इन्होंने कही, इन्होंने सोशल मीडिया की बात की और हमारे हेल्थ की बात की है ना। फाइनली यही दो चीज़ें तो इन्होंने कहा, ठीक है, सोशल मीडिया और हेल्थ। तो एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल मीडिया, देखो ये हो सकता है लेकिन कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे परिणाम आ जाएंगे। सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, ये हमारा सही हो जाएगा। मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग ट्रबल टाइम्स नहीं, सोशल मीडिया और उसका हमारा मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो थर्ड वाला आपका टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ 43 में। 43 में पर्पज क्या है? पर्पज क्या है बताए थे आपको, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। वो चाहते हैं कि आपका इंटरेक्शन लगातार लेते रहें, तो टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रिप्लेस फिजिकल, नहीं, ये फिजिकल इंटरेक्शन को रिप्लेस करने के लिए इनका पर्पज नहीं होता है। इनका पर्पज क्या होता है? टू कीप ऑनलाइन, ये भी नहीं होगा, टू कीप ऑनलाइन भी नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ क्या होगा? हाँ ये तीसरा वाला ही हो सकता है, टू कीप पीपल ऑनलाइन बाई कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट, यही तो था, बाई कैप्चरिंग देयर इंटरेस्ट, उनको ऑनलाइन बनाए रखना, तो ये थर्ड वाला होगा। क्लियर है? ये तो मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था, ठीक है। आगे आज जो हार्मोन्स कौन सा निकलता है? ये डोपामाइन ही निकलता है, ये उस समय भी मैंने बताया था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, साइंस के कारण तो सही हो गया। चलिए नॉट ट्रू क्या है इसमें से? तो यहाँ लिखा है सोशल मीडिया कैन ऑफर सब्सटीट्यूट सोशल लाइफ इंटरेक्शन, बिल्कुल नहीं, वहाँ लिखा था कैन नेवर सब्सटीट्यूट, ठीक है। और बाकी तीनों सही बातें हैं, तो ये जब गलत हो गया, यही फॉल्स निकाला या यही नॉट ट्रू है, तो और तीनों तो सही ही हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलर का क्वेश्चन पहले हम पढ़ ही लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि लास्ट वीक आई मेड अ मिस्टेक, पिछले हफ्ते मैंने एक गलती कर दी, ऑफ रिविजिटिंग द विलेज वेयर आई ग्रू अप, मैं उस गांव गया घूम देखने के लिए जहां मैं बड़ा हुआ था। इट यूज टू बी अ स्मॉल, हुआ करता था, ये हुआ का, मेरा जो गांव था वो छोटा था, गांव हुआ स्मॉल होता था, फ्रेंडली कम्युनिटी, सभी जितने वहाँ पे लोग थे सब एक दूसरे से फ्रेंडली रहते थे, विद 2 फार्म्स, वहाँ 2 बड़े बड़े फार्म हाउस थे, अ नंबर ऑफ ओल्ड कॉटेज, और पुरानी झोपड़ियाँ ढेर सारी थी, ठीक है। राउंड द विलेज, मतलब गांव के चारों ओर, राउंड द विलेज ग्रीन, और विलेज क्या था? एकदम ग्रीन ग्रीन, विलेज के चारों ओर झोपड़ियाँ थी। आई रियलाइज्ड वेरी क्विकली दैट, जब ये अब गए थे वहाँ देखने के लिए तो रियलाइज़ कर लिया उन्होंने, बड़ी क्विकली रियलाइज़ किया कि ऑल्दो इन डैश वेज इट अपीयर्स अनचेंज, अनचेंज का मतलब क्या? वो पुराने जैसा ही। इन्होंने कहा कि इन मेनी वेज, बहुत सारे, कई सारे ढंग से ये क्या लग रहा है कि ये पुराने जैसा ही है। इन रियलिटी, अब यहाँ ऑल्दो लगाए हैं तो अब पलटना भी है, तो कह रहे हैं कि हालांकि कई तरह से तो वो लगा कि पुराना वाला ही गांव है, लेकिन रियलिटी, देखो यहाँ पर रियलिटी पर ध्यान देना, हार्डली एनीथिंग इज़ द सेम, शायद ही कोई चीज़ पहले जैसी रह गई हो। ऑल द प्रिटी कॉटेज आर देयर, वो जो प्रिटी कॉटेज थे वो वैसे ही थे, ऑफ कोर्स, एंड बोथ द ट्रेडिशन फार्म हाउसेज, और वो जो ट्रेडिशनल फार्म हाउसेज थे, जो पुराने वाले थे, वो थे तो वहीं पर। आगे लिखा है कि नन ऑफ द हैबिटेंट्स आर कंट्री पीपल, वहाँ जो लोग रहते हैं वो कंट्री पीपल नहीं रह गए, अब गांव के लोग नहीं रह गए। तो अब बात पलट रहे हो तो क्या होगा? बट इन्होंने अभी तक बताया कि सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसी पहले थी, दोनों फार्म हाउस थे, वैसे ही कॉटेजेस थे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वैसी थी, किंतु जो लोग थे वो कंट्री पीपल नहीं रह गए थे, गाँव के लोग नहीं रह गए थे। ऑल ऑफ देम आर कम्यूटर्स, वो जितने लोग थे वो गांव में वो डेली कम्यूटर हो गए हैं, सबके सब डेली कम्यूटर हो गए हैं। कम्यूटर क्या होता है? रोज़ाना यात्रा करने वाले लोग होते हैं।
हु लीव अर्ली वेरी मॉर्निंग, वो सुबह सुबह लोग निकल जाते थे, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर द नियर बाई टाउन, पास के टाउन में वहाँ काम करते थे, शाम को लौट आते थे। नाइदर ऑफ देयर फार्म हाउस, उसमें से जो 2 फार्म हाउस थे दोनों में से एक भी नहीं, आर अटैच्ड। अब देखो गलती ग्रामर की, नाइदर ऑफ द फार्म हाउस लिखी हो तो आर नहीं होगा, वहाँ पे इज होना चाहिए, ग्रामर का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, आर अटैच टू फार्म दीज डेज, जो फार्म हाउस थे वो खेत से जुड़े अब नहीं रह गए हैं, पहले वो खेत में थे अब खेत में नहीं है। द लैंड डैश एंड इज मैनेज्ड बाय समबडी, ठीक है, द लैंड डैश, आगे लिखा एंड इज मैनेज, जो फार्म हाउस हैं वो क्या है, इज मैनेज्ड बाय समबडी, कोई ऐसा आदमी उनको मैनेज कर रहा है, इन एन ऑफिस समवेयर, कहीं पर जो उसका ऑफिस है, हु हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन द विलेज, जिसको गांव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इन द विलेज डैश, तो इन द विलेज, विलेज के लिए यहाँ पे इट सेल्फ यूज कर दो। देयर आर आ फ्यू न्यू हाउसेज, कुछ नए घर बन गए हैं, बट दे हैव नो लोकल कैरेक्टर, लेकिन उनमें गाँव की विशेषता कोई भी नहीं है। यू कैन सी द सेम स्टाइल एनी वेयर इन द कंट्री, जिस तरह के मकान गाँव में नए वाले बने हैं ऐसे मकान शहर में अभी आपको कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, नहीं सॉरी, यू कैन सी द सेम स्टाइल एनी वेयर इन द कंट्री, अच्छा कंट्री मतलब देश में कहीं भी, उनको गांव में कहीं भी उसी स्टाइल का आप देख सकते हो। आगे लिखो, ठीक है, तो वहाँ पे लोकल कलर नहीं रहेगा ना, देश भर में उस तरह के मकान दिखाई देते हैं। द होल विलेज, पूरा का पूरा गांव, डैश हैज़ बीन टिडेड, मतलब ये टीडी वाला जो TIDY होता है, टाइडी मतलब नीट एंड क्लीन, पूरा गांव क्या होता है एकदम साफ सुथरा हो गया है, सो मच दैट इट लुक्स नो मोर पिक्चरस्क दैन एनी सबर्बन स्टेट, जैसे एक मतलब सबर्ब का मतलब होता है महानगर में जो गलियाँ दिखाई देती हैं, खड़ंजा लगा हुआ है, इंटरलॉक लगा हुआ है, सब साफ़ सुथरा है, घास फूस नहीं दिखाई देता है, तो उस तरह का वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन भरते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू हो जाओ। तो पहले क्या होगा, ऑल्दो इन डैश वेज इट अपीयर्स, देखो कुछ चीज़ें इन्होंने गिनाई कि क्या क्या चीज़ें सेम हैं। देखो कॉटेज वही हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स वो दोनों फार्म हाउस वही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो कई तरीक़ों से, अब यहाँ फ्यू क्या होगा, नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, सच यहाँ लगना नहीं है, मच लगना नहीं है, क्योंकि क्या लिखा, वेज लिखा है, तो मेनी वेज लगाओ, ऑल्दो इन मेनी वेज, ठीक है। अब दूसरे वाले में यहाँ जाओ, क्या लगाना है, बोथ द ट्रेडिशनल फार्म हाउस, आगे लिखा है डैश। अब दूसरे वाले में क्या, मैंने कहा था ना यहाँ पे कि सब ये सब पुराने पुराने थे, किंतु अब यहाँ चेंज दिखाना शुरू कर रहे हैं। जब यहाँ चेंज दिखाना कर, लेकिन कोई भी इनहेबिटेंट गांव का गांव वाला नहीं नज़र आता, तो अब क्या लगा दोगे, बट लगा दोगे। किंतु एज और बिकॉज में कारण पता चल जाएगा, जबकि यहाँ पर मूड चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट वाले में देखो 3, 4, 5, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, एक ये वाला मिल गया आपका, 5 वाला बाद मिलेगा। यहाँ लिखा होगा नाइदर ऑफ द फार्म हाउसेज आर अटैच्ड टू फार्म दीज डेज, द लैंड डैश एंड इज मैनेज्ड, ठीक है ना। द लैंड के साथ क्या लगाओगे, द लैंड डैश एंड इज लगा है, तो हमको मतलब वर्ब ही की ज़रूरत है यहाँ पर। मैनेज्ड बाई पैसिव वॉइस लगाना होगा, इज के साथ मैनेज लिखा है मतलब पैसिव वॉइस, बाई समबडी भी लिखा है, तो इसे भी पता लगा पैसिव वॉइस हो गया। तो अच्छा, अब यहाँ पे एंड के साथ इज लगा है, तो इसके साथ हम पास्ट तो लगाएंगे नहीं, तो हैड बीन तो नहीं लगा पाएंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा, सोल्ड लगाएंगे, तो द लैंड इज सोल्ड, द लैंड सोल्ड, द लैंड सोल्ड, अगर हम यहाँ पे सोल्ड लगा देंगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, बल्कि सेकेंड फॉर्म ये भी नहीं लगेगी। सेल्स लगाओगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी, ये भी नहीं लगेगा। पैसिव वॉइस के लिए क्या बचा, यही हैज़ बीन सोल्ड, पैसिव वॉइस मतलब ज़मीन बिक चुकी है, और इज मैनेज्ड, और इस समय उसको मैनेज कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं दूसरी जगह रहता है, जिसका गांव की उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब द विलेज, अब विलेज के लिए क्या लगाओगे, विलेज के साथ यहाँ क्या लगाना होगा, विलेज देमसेल्व्स नहीं होगा, विलेज इटसेल्फ लगेगा। और ध्यान रखना, ये पीपुल के लिए, इन समबडी के लिए नहीं यूज किया गया, याद रखना कि मैनेज बाय समबडी इन एन ऑफिस समवेयर हु हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन द विलेज, जिसको गांव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हु के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। जिसको गांव में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इन विलेज इटसेल्फ लगाना पड़ेगा, तो ये गांव के लिए लगा हुआ, इसलिए इटसेल्फ लगाओगे, यहाँ पे सुटेबल होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, एक आखिरी क्वेश्चन आज का।
तो इसमें हमको क्या भरना है, देखो ये 5वां वाला भरना है। लिखा है द होल विलेज डैश हैज बीन टैरिड, पूरे गांव को एकदम से साफ सुथरा बना दिया है। तो ऑफ कोर्स देखो, ऑफ कोर्स इसमें एक बार आया भी था, ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि ऑफ कोर्स आ चुका है तो हम वही वाला क्यों ना लगाएं। डिस्पाइट के बावजूद हो जाएगा, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। अब आपके पास ऑफ कोर्स और इनफैक्ट है। तो ऑफ कोर्स जानते हो कब यूज किया जाता है? ऑफ कोर्स तब यूज किया जाता है जैसे हम किसी बात की सत्यता के लिए कह रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि क्या ये सही है, ऑफ कोर्स सही है, ठीक है, वो हो गया। तो वो बात की सत्यता के लिए, वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स वाला सेंस नहीं है, इसलिए ऑफ कोर्स नहीं। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? यकीनन। इनफैक्ट में क्या होता है? रियली, ये होता है, रियली के सेंस में आता है, रियली, इनफैक्ट। तो चूंकि रियली का सेंस आया है इसलिए इनफैक्ट लगाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं है। ऑफ कोर्स क्या होता है ना, किसी आपके अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए, ऑफ कोर्स आई विल कम, ऑफ कोर्स आई विल कम मतलब पक्का आऊँगा, तो ये ऑफ कोर्स पक्का के लिए आता है। जबकि हमको क्या बताना है? सचमुच में। तो इसलिए आप क्या लगाओगे? इनफैक्ट इज मोर सुटेबल देन ऑफ कोर्स, ठीक है, एट दिस प्लेस। क्लियर होगा? तो ये हमारे थे 25 की आदत पड़ गई है। 50 क्वेश्चंस किसके थे? CPO 2022, और ये था 9 मई, 4 दिखाई दे रहा होगा, 9 मई का 3rd शिफ्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है यहाँ पर, और लगातार है, इसमें कुछ कटिंग पिटिंग नहीं होनी। 1 घंटा 17 मिनट का ही होगा वीडियो, कहीं कोई कटफट नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ गए। तो अभी शुरू में जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि बैकग्राउंड पंखे की आवाज़ कितना डिस्टर्ब कर रही है, पहली बात तो आप लोग ये हमको बताओगे। दूसरी बात कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एंजॉय करो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल वाले सेशन में, कल आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।